हाय आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम प्रज्ञा लॉ क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के। और ये पार्ट फिफ्थ है, पार्ट नंबर 5 है ये। तो इसके अंदर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अनअकैडमी अनअकैडमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर जुडिशरी के लिए है। और यहाँ पर फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, स्पेशल फ्री क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम्स। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको जो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। और उसके बाद वहाँ पर जो एम है उस पर आपको जुडिशरी सेलेक्ट करना है। और वहाँ पर मेरा कोड जो कि लाइव गर्ग है, LIVEGARG, वो आपको यूज़ करना है। तो आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे और कंप्लीट विथ 1000 ऑफ एस्पिरेंट एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ आपको कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। और क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, तो अपने आप को आंकने का मौका मिलेगा आपको। बाकी ये कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और स्ट्रक्चर्ड कोड एंड पीडीएफ्स, ये सब आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं उनके नाम है ये। और ये कुछ फीचर्स हैं। योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर जुडिशरी, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन और लाइव टेस्ट सीरीज। इसके बाद ये T20 मॉक टेस्ट सीरीज है कोर सब्जेक्ट पर, जो कि एवरी मंडे से थर्सडे तक 9 से 9:30 बजे होती है। मंडे में IPC, ट्यूसडे में CRPC, वेडनेसडे में CPC और थर्सडे में एविडेंस एक्ट होता है। फ्राइडे में मिक्स्ड बैच सीरीज होती है और सैटरडे संडे को एनालिसिस ऑन टेस्ट 7 से 8 बजे होता है। एक बैच ये कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का स्टार्ट होने वाला है 15 जून से, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है। एक और बैच है जो 5 मई से स्टार्ट होने वाला है, और एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। मतलब ये दोनों बैच चल रहे हैं, 5 मई वाला और ये 15 मार्च वाला। जो 15 मार्च वाला है वो क्रैश कोर्स है हरियाणा जुडिशरी के लिए। और एक ये फाउंडेशन बैच है जो 9 जून से स्टार्ट होने वाला है। ड्यूरेशन इसकी 1 ईयर है। ये एजुकेटर हैं और ये यूपी, दिल्ली और काफ़ी सारे स्टेट्स के लिए ये आपको तैयारी कराता है। मतलब उनका सिलेबस में इसमें कराया जाएगा। फीचर्स क्या है? लास्ट मिनट प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, सॉल्विंग मॉक क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी और डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये ग्रीन आप देख रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये जो ग्रीन आइकॉन है, यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो भी प्राइस आपको यहाँ शो होता है उसके उस पर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लाइव गर्ग कोड आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये प्राइसिंग प्लान है ये। और इसमें जो भी प्राइसेस हैं यहाँ पर, उसमें अगर आप लाइव गर्ग कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का, अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी के नाम से, और टेलीग्राम लिंक है @UNA जुडिशरी। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आज के। और पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज वायलेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अ क्रिमिनल ऑफेंस, बोथ A and B, और इसके बाद आता है वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। एक बार और आप प्रश्न को देख लीजिए। अभी देखिए लाइव क्योंकि कम है, काफ़ी कम लोग हैं, बीच में तो अभी काफ़ी लाइव थे, तो तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज वायलेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऑप्शन सी है बोथ A and B। और ऑप्शन डी है वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। तो अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो 30 सेकंड है आपके पास, और 30 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं, जो भी अभी लाइव है। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज वायलेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अ क्रिमिनल ऑफेंस, बोथ A and B, या फिर वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट ओनली।
तो इसका सही आंसर है, देखिए अभी तक कोई आंसर नहीं आया, तो मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। सॉरी 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 सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं इसको पहले एक बार इरेज कर देता हूँ। और ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू, ए ऑप्शन है सिटीजन ऑफ इंडिया, और बी है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग है। फंडामेंटल फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स, सी है बोथ ए एंड बी अबव, और डी है फॉरेनर लिविंग इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और इसके लिए मैं 30 सेकंड का आपको समय देता हूं, और 30 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं। कोशिश करिए। ऑप्शन ए है सिटीजन ऑफ इंडिया, बी है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है ए। जो फंडामेंटल फ्रीडम्स जो आर्टिकल 19 में दी हुई हैं, 6 तरह की स्वतंत्रताएं, वो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं, और विदेशियों को वो स्वतंत्रताएं उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू लिबर्टी ऑफ प्रेस? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। आपको इसका आंसर बताना है, और 30 सेकंड का समय है आपके पास। अगर आप बताना चाहें तो 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is related to liberty of press? article 19, article 20, article 21, article 22। निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। अभी तक कोई आंसर मेरे पास नहीं आया है, तो मैं जैसा मैं देख पा रहा हूं किसी ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है, तो सही आंसर है इसका आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही जो लिबर्टी ऑफ प्रेस है वो आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए है राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल करने का अधिकार, बी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, या डी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
इन चारों में से कौन सा एक एक तो है कोई ना कोई, चार पॉइंटों में से, चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको बताना है। 30 सेकंड का समय है आपके पास। मैं रिपीट कर रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू स्ट्राइक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। स्वाति जी का पहला आंसर आया है राइट टू स्ट्राइक, ऑप्शन ए। चलिए, कोई और आंसर देना चाहते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। कोई और अगर आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू इक्वलिटी है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये सभी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी स्वाति जी, आपका आंसर आ चुका है। अब प्रश्न नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑन विच अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन on the right to freedom of speech and expression can be imposed? Which one of the following is a ground on which reasonable restriction on the right of freedom of speech and expression can be imposed? जी गुड मॉर्निंग ऋषि जी, ज्ञान गुरु जी। तो अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसके अंत, कौन सा आधार है जिसके मतलब निम्नलिखित में से कौन से आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में है, उस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है। ठीक है, ये है एक मिनट एक्चुअल में यहां पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, एक्चुअल में प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, इज नॉट। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे इज नॉट, क्योंकि बाकी तो सब आधार हैं, एक आधार नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Which one of the following is not a ground on which a reasonable restriction on the right of freedom of speech and expression can be imposed? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंड नहीं है रीजनेबल, निम्नलिखित में से कौन सा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर पब्लिक पॉलिसी? रिपीट कर रहा हूं मैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंड, कौन सा आधार जो है, निम्नलिखित में से कौन से आधार पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर पब्लिक पॉलिसी? ए, बी, सी या फिर डी? आपको बताना है विद इन 30 सेकेंड्स। और ऋषि जी का आंसर आया है पब्लिक पॉलिसी। कोई और आंसर देना चाहेंगे? अगर कोई और आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। 10 सेकेंड और वेट करते हैं आंसर के लिए। चलिए, तो इनका जो आंसर है वो सही है। पब्लिक पॉलिसी ऐसा ग्राउंड, मतलब पब्लिक पॉलिसी इन ग्राउंडों में नहीं आता जिनके ऊपर आर्टिकल 19(1)(a) पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is a ground on which the state can impose reasonable restriction on the right to move freely throughout the territory of India? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार है जिस पर जो स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया?
इस फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस आधार पर लगाई जा सकती है? अब ये 4 ऑप्शन है: सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिसेंसी, मोरालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिसेंसी, मोरालिटी एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। 30 सेकेंड का समय है आपके पास, बताइए। तो कोई नहीं, जो सही आंसर है वो है डी, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। प्रश्न नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? नंबर 1 है टू असेंबल विद आर्म्स, हथियारों के साथ इकट्ठा होना, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सी है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए जहां तक मैं तो देख पा रहा हूं। मेरे पास भी मैं भी देखिए एक डिवाइस मैंने यूज कर रहा हूं मैं, ताकि मैं खुद आपके कमेंट देख पाऊं, तो मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। ये क्या होता है कि हो सकता है, देखिए एक बार आप नेटवर्क थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं इसीलिए। प्रश्न नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार है? और पहला है टू असेंबल विद आर्म्स, हथियारों के साथ इकट्ठा होना। बी है टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सी है राइट टू एम्प्लॉयमेंट। और डी है राइट ऑफ रिलीजियस डेनोमिनेशंस टू ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली चैरिटेबल पर्पस। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट है? प्रश्न को ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। अंकुश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? कौन सा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। हाँ, तो आपका आंसर है बी। आपका आंसर अब की बार सही है, पहले आपने गलत आंसर दिया था। सही आंसर है बी, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन चारों में से फंडामेंटल राइट है, बाकी जो है वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू स्ट्राइक, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू लॉकआउट, या नन ऑफ दीज? अच्छा, स्वाति दुबे जी का आया है इसमें आंसर, और वो है राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग आपने बताया है, जो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर है वो है राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए, फोन नंबर मुझे सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देता हूं, लेकिन मैं आपके आंसर कितने दे पाऊंगा ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। और केवल व्हाट्सअप ही हाँ, व्हाट्सअप ही करिएगा, ठीक है। फोन नंबर मैंने आपको दे दिया है। प्रश्न नंबर 9 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सिटीजन द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का, भारतीय संविधान का, जो भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी पार्ट में रहने की, सेटल होने की परमिशन देता है? आर्टिकल, सॉरी, ये यहां पर 19 छूट गया है, ठीक है। एक मिनट, तो ये सभी आर्टिकल 19 टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो
तो ये सारे आर्टिकल 19 सबसे पहले लगा लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 1A, D और ये, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19(1)D, आर्टिकल 19(1)E और आर्टिकल 19(1)G, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में रहने की, सेटल होने की परमिशन देता है? तो अभी एक आंसर आया है 19(1)D आप बोल रहे हैं, तो सही जो आंसर है वो है सी। अभी किसी ने दिया था शायद सही आंसर, एक मिनट। सही आंसर इसका आर्टिकल 19(1)E है, ठीक है। तो सी जो है वो करेक्ट है। आगे चलेंगे और प्रश्न नंबर 10 है, राइट ऑफ अ सिटीजन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, राइट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या राइट अंडर पार्टनरशिप एक्ट है। प्रश्न नंबर 10, राइट ऑफ अ सिटीजन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, राइट अंडर टीपीए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या राइट अंडर पार्टनरशिप एक्ट है। जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप बता सकते हैं। स्वाति दुबे जी का आया है ऑप्शन, इन्होंने बताया है सी। इसके अलावा कोई इसका आंसर बताना चाहें तो बता सकते हैं। 10-15 सेकंड आपके पास हैं। मनीषा जी का आंसर आया है सी। ऋषि जी ने भी सी बताया है। और कोई जो आंसर देना चाहेंगे? जी, तो सही आंसर सी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 19(1)G के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 11, है द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)C, जो 97वां संविधान संशोधन था 2011 में हुआ, उसमें आर्टिकल 1C के अंतर्गत क्या ऐड किया गया? एसोसिएशंस, यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज? प्रश्न नंबर है 11 और आपको बताना है कि संविधान का 97वां संशोधन जो था, जो 2011 में हुआ, उसमें आर्टिकल 19(1)C में क्या इंसर्ट किया गया? एसोसिएशन, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज? दो आंसर आ चुके हैं। ऋषि जी का आ चुका है, अंकुश जी का आ चुका है आंसर। और कोई आंसर देना चाहें? आनंद श्रीवास्तव जी ने आंसर दे दिया है। मनीषा जी का आंसर आया है। चलिए ठीक है, तो सही आंसर डी है। सभी ने सही बताया है। सही आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और प्रश्न है, ए पाकिस्तानी सिटीजन residing in India cannot claim fundamental right to equality before law, life and personal liberty, freedom of trade and occupation या freedom of religion? ए जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक है जो कि भारत में भी रह रहा है, वो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकता? बताइए। ए जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक है जो कि भारत में रह रहा है, कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा राइट उसको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा? बताइए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। पाकिस्तानी नागरिक जो कि भारत में रह रहा है, ए, उसको इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा? एक आंसर आया है ऋषि जी का। और बताइए।
और कोई इसका आंसर देना चाहता है? एनीवन? अंकुश शर्मा जी का आंसर आया है, मनीषा जी का आया है सी, और कोई? और आनंद जी का आया है बी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अलावा कोई और? स्वाति दुबे जी का सी। देखिए ये आता है फंडामेंटल राइट हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है, और जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है एनी पर्सन शब्द प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 21 में आता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पर भी एनी पर्सन का यूज किया गया है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी सभी के लिए है, लेकिन ये जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन ये आर्टिकल 19 में आता है। और आर्टिकल 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। देखिए, अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिकों को है, अनुच्छेद 16 भारतीय नागरिकों को है, अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को है। ठीक है, तो ये जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही अवेलेबल है, इसीलिए जो सही आंसर है वो है सी। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 13। विच इज इंपेरेटिव टू शो द requisite रेस्पेक्ट टू नेशनल एंथम। राष्ट्रीय जो गान है हमारा उसके लिए उसके प्रति जो आदर है उसको दर्शाने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? पहला है सिंग एंड स्टैंड रेस्पेक्टफुल्ली, दूसरा है ओनली स्टैंड रेस्पेक्टफुल्ली, तीसरा है सिंग द सेम, और डी है टू बो। इनमें से क्या आवश्यक है? राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है इसमें से, बताइए। और एक आंसर आया है ऋषि जी का बी। क्या आप केस लॉ बता सकते हैं इसका? इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो किसी को पता है तो वो भी बताइए। अंकुश शर्मा जी का कहना है ए, और कोई और आंसर देना चाहता है? मनीषा जी का कहना है, मनीषा जी का आंसर है बी, स्वाति जी का बी है, अनंत श्रीवास्तव जी का बी है। देखिए, केस था इमैनुअल वर्सेस विजय। ठीक है, इमैनुअल वर्सेस विजय नाम का एक केस था, और उसमें यही बात थी कि जो उसमें जेहोवा कम्युनिटी के दो बच्चे थे, दो स्टूडेंट थे, और वो राष्ट्रगान के अंदर खड़े रहे थे, उन्होंने गाया नहीं था। तो इस जो प्रशासन था, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने उनको कॉलेज से स्कूल से निकाल दिया। अब उनका कहना यह था कि हमारे धर्म के हिसाब से गाना आवश्यक नहीं है, हालांकि वो फैक्ट ये कहते थे कि वो रेस्पेक्टफुल्ली वहां पर खड़े थे, गाया नहीं बेशक, लेकिन रेस्पेक्ट उन्होंने पूरी शो की। और बाद में फाइनली हाई कोर्ट ने तो उसको सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने तो उनके निष्कासन को सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो केवल आदर के साथ खड़े भी थे तो मतलब कि उन्होंने राष्ट्रगान का सम्मान किया था। हाँ जी, बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ, सॉरी मैंने गलत नाम बोल दिया, हाँ, बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। थैंक यू। तो ये केस है इससे रिलेटेड, और यहाँ पर ये कहा गया कि स्टैंड रेस्पेक्टफुल्ली भी पर्याप्त है। ठीक है, तो जब तक अगर कभी ये चेंज नहीं होता जब तक, तो तब तक यही आंसर सही है। तो आज की डेट में यह आंसर सही है। प्रश्न नंबर 14 है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), 21, 19(1)(g), नन ऑफ द अबव। सूचना का जो अधिकार है वो इनमें से किस अनुच्छेद का आवश्यक भाग है? आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(g, या नन ऑफ दीज। नवीन जिंदल वाला जो केस था उसके अंदर तो जो दो बातें थी, एक तो
राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के अधिकार के बारे में बात थी। ठीक है, वो उसके फैक्ट अलग थे थोड़े से। हालांकि दो केसेस हैं नवीन जिंदल के भी। ठीक है, तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 14 का आंसर आपने दिया है डी, ऋषि जी। राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(g या नन ऑफ दीज। तो एक आंसर अभी इसका आया है और दूसरा आंसर भी आ गया है अनंत श्रीवास्तव जी का। इन्होंने बताया है ए। कोई और आंसर देना चाहेगा? स्वाति दुबे जी ने ये बताया है, मनीषा जी ने ये बताया है। तो सही जो आंसर है वो ए है। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर सूचना का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर सूचना का अधिकार भी शामिल है। ये बात अलग है कि आप उसको फंडामेंटल राइट की तरह उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वो राइट टू जो आरटीआई जो एक्ट है 2005 का, उससे गवर्न होता है, लेकिन वो एसेंशियल पार्ट है आर्टिकल 19(1)(a) का। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे और आज का अंतिम प्रश्न है, द राइट टू प्रॉपर्टी सीज्ड टू बी फंडामेंटल राइट फ्रॉम 1975, 1976, 1978 और 1979। The right of property ceased to be fundamental right from which year? 1975, 1976, 1978 या 1979? बताइए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट फ्रॉम ईयर बताइए। हाँ, 44th अमेंडमेंट ही था। बताइए आंसर इसका। अचानक मुझे लगता है लर्नर कम हो गए हैं और इसका कई सारे इसके आंसर आए हैं और सही आंसर है इसका 1979। ठीक है, ऑप्शन डी, यस। तो ये आज की हमारी लाइव क्लास थी और आप अपने सजेशन भी बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के आप ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप बताइएगा। एक मिनट देखिए, एक मिनट इस पर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट मुझे भी हो रहा है। राइट टू, हाँ, तब तक आप अगर आपको जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि तब तक आप अगर आपको आपके कुछ सजेशन है कि ये वाला जो एक मिनट रुक जाइए। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने ये प्रश्न लिया है ना, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये 44th अमेंडमेंट है 1978। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये एप्लीकेबल कब से हुआ। ठीक है, तो चलिए सी को सही मान लेते हैं, बाकी मैं इसको एक बार थोड़ा मैं देख लूँगा। ठीक है, 1978 ही है, लेकिन ये कंफर्म करना पड़ेगा। 44th अमेंडमेंट तो 1978 में ही हुआ था,
लेकिन प्रश्न ये है कि वो जो अप्लाई हुआ वो कब से हुआ। अगर 1978 ही है तो फिर 1978 सही आंसर है। ये आपने किसके सेक्शन बताए हैं ऋषि जी, 299 टू 327, आईपीसी के या किसके? तो अगर आपको कोई, चलिए ठीक है, ये 1978 ही है। तो अगर आपको कोई प्रश्न कोई सब्जेक्ट आपको, मतलब कोई एमसीक्यू आपको करने हैं, तो वो आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट जो क्लास है उसमें, या आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें कौन से एमसीक्यू किए जाएं। ठीक है। फैमिली लॉ में अब स्टार्टिंग हमने फैमिली लॉ से ही की थी, 2-3 स्टार्टिंग के जो सेशन थे वो फैमिली लॉ से ही किए थे, मुस्लिम लॉ से। तो मैं कोशिश करूंगा कि कभी फैमिली लॉ, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ करा दिया, कभी आईपीसी करा दी। तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई रूटीन बनाऊं, पर डे का कर लेते हैं कि मंडे में ये करेंगे, ट्यूसडे में ये, थर्सडे में ये। ठीक है, तो ऐसा मैं जल्दी बनाऊंगा। कल कल फिलहाल इसको ही कंटिन्यू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ही। अच्छा, सेक्शन 299 से 327 तक आईपीसी पर वीडियो। ठीक है, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि इन सेक्शन पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आईपीसी सेक्शन वाइज एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी तय करता हूँ थोड़ी देर में कि इसको कंटिन्यू करते हैं या फिर आईपीसी को करेंगे। ठीक है, तो